सेकंड T20I मैच की अगर हम बात करें केन्या वर्सेस नेपाल के बीच में कल पहला मैच काफ़ी एक्साइटिंग हुआ और एक अच्छे नोट पर ख़त्म ज़रूर हुआ और जिसमें नेपाल को काफ़ी अच्छी जीत मिली है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें सेकंड T20I में इस पर काम करने की ज़रूरत है। जी हाँ, दोनों ही टीमों की मैं बात कर रहा हूँ, केन्या और नेपाल दोनों की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने पहले T20I के मुकाबले अगर आप सेकंड T20I में उन्हें बेहतर करने में कामयाब रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसीलिए उस लिहाज से ये मैच प्रीव्यू एक डिस्कशन के तौर पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें तो प्रोबेबल 11 की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि नेपाल की प्रोबेबल 11 में क्या कुछ चेंज आप देख रहे हैं या और केन्या की प्लेइंग 11 को चेंज देख रहे हैं? नहीं, नेपाल की प्लेइंग 11 में उम्मीद कम है। अगर आप आदिल आलम को अगर रेस्ट देना चाहते हैं, जी हाँ, कि अगर थके हुए हैं आए हैं अभी अभी उनको रेस्ट देना चाहते हैं तो वो एक चेंज हो सकता है, अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं है चेंज की। वहीं पर केन्या की बात करें तो केन्या में एक चेंज ज़रूर होना चाहिए कि एलिजे ओटियानो जो कि पहले मैच में काफ़ी एक्सपेंसिव गए थे तो उनकी जगह पे इमैनुअल बूंदी जो कि सेम राइट आर्म मीडियम फास्ट है, वो भी उनको मौका दिया जा सकता है अगर देना होगा तो। अदरवाइज सेम टीम के साथ लंबी सीरीज़ है 5 मैच की तो शायद सेम टीम के साथ भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मेरे चेंजेस देखने की कोई उम्मीद नहीं है दोनों टीमों की तरफ से। नेपाल की तरफ से वो भी अगर आप रेस्ट देना चाहें किसी प्लेयर को तो आदिल आलम को रेस्ट देकर कर सकते हैं, लेकिन आदिल आलम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सिर्फ रेस्टिंग मोड के तौर पर हमने ये कहा कि प्लेइंग 11 में एक चेंज कर सकते, लेकिन अगर आप विनिंग स्ट्रीक को ना छेड़े तो और ज़्यादा बेहतर होगा। और वहीं केन्या के लिए एक चेंज सच में ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंट है कि आप जो एक्सपेंसिव गए थे उनकी जगह पर इमैनुअल बूंदी को वापस लेकर आए। तो बात हो गई प्रोबेबल 11 की। अब कुछ चीज़ें हैं दोनों टीमों को ठीक करनी है। सबसे पहले यह बात अगर मैं केन्या की करूँ यार तो केन्या को सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो आपका जो शुरू का पावर प्ले है वहां पे स्कोर करना। बिल्कुल, वहां पर बहुत बुरी तरह लैग किया है टीम ने और सिर्फ 6 ओवर में 34 रन आप जोड़ पाए थे और 2 विकेट आपने खो दिए। और सबसे बड़ी बात कि वो 2 विकेट्स में से कुछ विकेट ऐसे थे कि जिनके T20I में मेजॉरिटी ऑफ रन्स हैं केन्या के लिए। नहीं, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सिलेक्शंस देखकर लगा, जो बैटिंग अप्रोच जो पैरों का जो मूवमेंट था वो देख के लगा कि बहुत ही पुअर है। कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आपको ठीक करनी होंगी और 6 ओवर में अपने शुरू के पावर प्ले में ज़्यादा से रन करने की कोशिश करनी होगी। अगर वहाँ पर दिक्कत हुई तो बहुत ज़्यादा आप देसी लगाने में कामयाब नहीं रहेंगे तो आगे आपको चलकर दिक्कत होनी ही है। तो केन्या को शुरू के 6 ओवर में हिट हाल में टारगेट करना होगा नेपाल के बॉलर्स को कि वो कम से कम 45 या फिर मैक्सिमम 50 के आसपास, 70 के आसपास भी जाने की कोशिश मत करिएगा, मतलब 70 बन तो जाएंगे लेकिन यहाँ 5 विकेट गिर जाएंगे। तो ये भी नहीं कि आप अंधाधुंध खेलते रहे। 45 से 50 के बीच में आप पावर प्ले का निकालने की कोशिश करें, जितना कम विकेट हो उतना बेहतर है। मैक्सिमम 2 मिनिमम 1 हो तो और ज़्यादा बेहतर है, ना हो तो और ज़्यादा बेहतर ही रहेगा। खैर, अब यहाँ मिड फेस की बात कर लेते हैं। मिड फेस में एक छोटी सी चीज़ ज़रूर है यहाँ पर और वो है यार कि मिड फेस में संदीप, दीपेंद्र और स्पिनर्स का वहाँ पर धावा हो जाता है और कुछ कभी कभार जरूरत पड़ी तो कोई एक स्पेल ले आते हैं। तो संदीप और दीपेंद्र की स्पिन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर वो बॉलिंग कराते हैं। संदीप का तो नाम ही काफ़ी है, खैर उनकी बॉलिंग बेहतरीन है। उनके खिलाफ स्ट्रोक्स लेना इतना आसान नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं भी मानते हैं। इतना ईजी नहीं होगा कि आप आए बस मारना चालू कर दिया, बॉल खड़ी ना हो, ऐसा बहुत रेयरली होता है, इतना आसान नहीं होगा। तो उस फेस में क्या केन्या की टीम करे कि उस फेस को आराम से निकाल दे वो, ताकि लास्ट में उसका इस्तेमाल किया जा सके। नहीं, ज़रूर देखिए, उस फेस को केन्या थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर जाकर पार कर सकता है या फिर क्लियर कर सकता है कि संदीप और दीपेंद्र के ओवर को सिंगल डबल पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 7 से 15 के ओवर कोई खराब बॉल आएगी ही नहीं। बिल्कुल। जब खराब बॉल आएगी तो आप उसे पनिश करिए, आप उसे बाउंड्री के बाहर भेजिए, लेकिन हर बॉल क्या खराब बॉल होगी? बिल्कुल नहीं। तो उसको रेस्पेक्ट दीजिए। सिंगल के लिए जाइए, 1 रन 2 रन के लिए जाइए तो बेहतर है, लेकिन सिंगल के लिए ज़रूर जाइए। डॉट बॉल खेलेंगे या आप पे नुकसान होगा, केन्या टीम पे नुकसान होगा। सिंगल ज़रूर लेते रहिए और 7 से 15 ओवर के बीच में विकेट बचाने का ट्राई ज़रूर करिए। अगर आपके 2 विकेट गिर जाते हैं शुरू के 6 ओवर में तो इस पावर प्ले में अगर सिर्फ 2 विकेट गिरेंगे तो आपके पास 6 विकेट होंगे और कोई ना कोई एक बैट्समैन ज़रूर होगा जो अच्छा कोई जमा हुआ हो। तो उम्मीद करेंगे कि 7 से 15 के ओवर में टैकल करें संदीप और दीपेंद्र को, वही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और अगर कर पाए तो आप खुद देखिएगा स्कोर 150 के पार आराम से जा सकता है। बिल्कुल, और इन्हीं 9 ओवरों में आप 54 बॉलों में कम से कम आपको 50 रन के आसपास बनानी होगी। कम से कम कहा मैंने, क्योंकि साहब आपको सामने देखने भी होगा संदीप, दीपेंद्र है, अगर आप उनके खिलाफ रैश शॉट की जाएंगे शायद एक बॉल 6 में जाए, लेकिन अगली बॉल पर आपका विकेट
विकेट निकल जाएगा, तो फिर फायदा क्या होगा। इसीलिए आप अपने विकेट्स को बचा कर रखे रहे और फिर लास्ट के 5 ओवरों में आप जितना ज़्यादा कलेक्ट कर सके करने की कोशिश करें, जो आपने कल किया था। कल आपने लास्ट के 5 ओवर के फेस को अच्छा किया, लेकिन शुरू के और मिड के फेस ओवर को इतना खराब खेले हैं कि आपका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं 20-25 रन कम रह गया है। ये तो बात हो गई केन्या की। और एक चीज जो हमने बताया तो वहाँ पर करने बॉलिंग डिपार्टमेंट में केन्या ने बहुत बेहतर काम किया था। तो जहाँ पर अच्छा किया था वहाँ जबरदस्ती हर चीज में बोलने की जरूरत नहीं है, जहाँ अच्छा काम किया तो किया। 130 के स्कोर को भी उन्होंने अच्छा खासा डिफेंड करने की कोशिश की, तो बॉलर्स को क्रेडिट जरूर देना होगा। बैट्समैन को इंप्रूव करना होगा, वरना नेक्स्ट मैच भी आप हारते हुए नजर आ सकते हैं। अब नेपाल की तरफ चलते हैं जरा। नेपाल की सबसे पहले अगर मैं बात करूं पवन श्रॉफ की अगर मैं बात करूं, जो ओपनिंग करने के लिए आए, कल एक ही मैच हुआ है अभी खैर, लेकिन उम्मीद करनी होगी कि सेकंड मैच में उनको दोबारा वो गलतियां नहीं दोहराएंगे और कहीं ना कहीं विकेट की अपनी जो अहमियत है वो समझेंगे। इंटरनेशनल मैचेस इतनी आसानी से मिलते नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर खेलना कहीं ना कहीं जब भी आपको मौके मिले तो उसको भुनाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं जरूर, और क्योंकि आप शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं तो उसके लिए तैयार रहिएगा। इस मैच में भी सेम आपको शॉर्ट बॉल ही मिलने वाली है। लुकास ऑलुआज फिर से आपको ट्राई करेंगे शॉर्ट बॉल डालने का, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म है और लेफ्ट आर्म खेलना इतना आसान नहीं है कि दुनिया की कोई भी पिच हो लेफ्ट आर्म बॉलर्स को खेलना और रीड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। खास करके राइट हैंड्स के लिए तो और ज़्यादा दिक्कत है। बस हाँ बिल्कुल, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए और ज़्यादा दिक्कत है। और जो पूरी उम्मीद है लुकास ऑलुआज सेम बॉल डालेंगे सेम बैट्समैन को, यानी कि पवन शराफ को शॉर्ट बॉल और फंसाने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज में हमें यही देखने को मिलेगा, अगर पवन शराफ ने थोड़ा अपना काम नहीं किया या लीव नहीं किया या काम नहीं किया, शॉट मारना है तो कैसे खेलना है इस पर कर दिया तो जरूर लुकास ऑलुआज फेल होते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्लियर ये है कि पवन शराफ आपने एक जो वीकनेस दी है उससे कहीं ना कहीं आपको बचना होगा और उस चीज़ को ओवर पावर करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि एक मैच हुआ है इसलिए इतना ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सेकंड या थर्ड मैचेस में अपने आप को जल्द से जल्द बेहतर करें और टीम में कंट्रीब्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें किसी भी वे में हो। खैर, अब यहाँ पर सेकंड फेज की बात करते हैं। रोहित पुड़ैल की मैं बात जरूर करना चाहूँगा कि रोहित पुड़ैल का जो डिफेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाने लगा है। वो दिखता है डगमगाने लगा है कि अगर आप देखेंगे पिछले 10 मैचों में अगर उनका आउट देखेंगे, वनडे टी20 मिलाकर अगर आप आउट देखेंगे पिछले 10 मैचों में, तो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स वो एलबीडब्ल्यू या फिर बोल्ड होते हुए नजर आए। बिल्कुल, या फिर स्टंप टू स्टंप लाइन में रखा गया तो उन्होंने मिस किया, एलबीडब्ल्यू वो हो गए या बोल्ड वो हो गए। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत रोहित के साथ बहुत नजर आ रही है और देखना होगा कि वो डिफेंस को अपना कितना बेहतर कर पाते हैं। वो सफल करके शॉट लेते हैं तो कभी कभी वो ऐसा लगता है कि अचूक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत उसमें आ रही है। आजकल मोस्टली टाइम्स, जी हाँ, आजकल मोस्टली टाइम्स ऐसा हो रहा है कि मिस ज्यादा हो रहा है उससे, तो इसको लेके थोड़ा सा जब वो स्वीप मारते हैं तो 10 में से आपका 2-3 बार उसमें अपील हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपना विकेट, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है आपका, डाउन भी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरीके से अगर विकेट थ्रो होगा, गिरेगा, तो फिर क्योंकि डायरेक्ट जाके लग रही है सामने, तो ये बैट्समैन की कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि आपके पास बैट है, यानी कि क्या आप छोड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, बॉल को आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो ये गलती जरूर है। इस पर उम्मीद है कि रोहित पुड़ैल जल्द से जल्द उसको ठीक करें। बिल्कुल नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि वो क्लियरली विजिबल है पिछले कुछ वक्त से कि डिफेंस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले थोड़ा सा डगमगा रहा है। तो इस चीज़ को बेहतर करें तो बहुत बेहतर होगा। वहीं पर अगर मैं दूसरे फेज की बात करूँ यान, अभी अच्छे से लोअर ऑर्डर का टेस्ट पूरी तरह से हुआ नहीं है, अभी नीचे और होना बाकी है, क्योंकि आदिल नाम कल आए थे, लेकिन उससे पहले ही आरिफ ने मैच को रफा दफा कर दिया। आरिफ बहुत बेहतरीन उन्होंने फिनिश किया, लेकिन और लोअर ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी देखना होगा आने वाले मैचेस में। अगर स्कोर बड़ा होता है, फिर पहले बैटिंग टीम अगर करती है कभी भी, तो वहाँ पर देखने वाली बात जरूर होगी। टॉस की मैं बात कर लूँ यहाँ पर, टॉस जीतकर, जहाँ एक चीज और है कि अगर आपने किसी प्लेयर को टीम में लिया है, मान लीजिए विवेक यादव है, अगर वो टीम में खेल रहे हैं वगैरह वगैरह, तो कोशिश करिए कि आप इस तरह के मैचेस में, खास करके मैं ये अभी नहीं देखना चाहूँगा, मैं 3 मैचेस बाद जरूर देखना चाहूँगा, अभी नहीं, अभी आप पहले देखिए, सीरीज को सेव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो इंपॉर्टेंट है। ये मत T20 क्रिकेट में ज़्यादा ये मत सोचिए कि कहाँ से किसको क्या लर्न करना है, क्या करना क्या नहीं करना। आप T20 क्रिकेट है, T20 आई है, मैच को जीतने की ज़्यादा कोशिश करिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहले प्रायोरिटी मैच को जीतने की दीजिए, उसके बाद तो 3 मैचेस में अगर आप सीरीज जीत जाते हैं, उसके बाद में जरूर देखना चाहूँगा कि मान लीजिए 140 का आपके पास आपके सामने टारगेट है और 80
85 में टीम के 4 विकेट हो गए, 3 या 4, जैसे कल हमने देखा 88 में 4 विकेट थे। उस वक्त आप अगर कोई यंग बैट्समैन है नीचे आने वाला हो, मान लीजिए विवेक आने वाले हो, ये विवेक अगर टीम में है और वो अगर अभी आने बाकी हो तो आप उन्हें भेज दीजिए। बिल्कुल सही, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए उन प्लेयर्स के ऊपर कि नहीं 70 पे 4 हो गए हैं, अभी भी हमें 70-80 रन चाहिए, चलिए आप जाइए और दिखाइए कि आपके पास क्या है, आप बैटिंग करके दिखाइए। उन्हें प्रेशर फील करने दीजिए इंटरनेशनल लेवल का। ऐसा नहीं कि उनको बड़े नामों के चक्कर में उनको पीछे किया जा रहा है और वो बहुत लेट हो गए ऐसे आते आते, तो वो एक आध रन मारेंगे, 1-2 रन भागेंगे और मैच खत्म हो जाएगा तब तक, चाहे तो वो हार जाएंगे या फिर जीत जाएंगे। तो ये चीज़ उनके मेंटलिटी के लिए अच्छी नहीं होगी। तो ज़रूरी है कि आप जब 3 मैच अगर आप सीरीज जीत जाते हैं 3-0 से, उसके बाद ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें कि आप इस तरह के सिचुएशंस में सीधे यंगस्टर्स को जो भी आपकी टीम में लिया उन्हें ऊपर जाकर बोले आप जाकर बैटिंग करिए। अर्जुन साउथ अगर आप खिलाते हैं आगे जाकर तो उनको बोलिए सिचुएशन क्रिटिकल है, 50 पे 3 है, अभी भी हमें 80-90 रन चाहिए, आप जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। विवेक है उनको ऊपर भेजिए, कुछ आप बोल्ड फैसले लीजिए। तो ये तरीका बहुत अच्छा होगा कि आप यंग प्लेयर्स को टैकल कर पाए। लेकिन अभी ये सब मत सोचिए, अभी T20 आई मैचेस है, T20 क्रिकेट है, सीधा मैच जीतने के बारे में सोचिए। लर्निंग जो है वो स्ट्रिक्टली उन 3 वनडे गेम्स में बहुत ज्यादा करनी है, उन्हीं वनडे गेम्स में लर्निंग को फोकस रखा जाए। टॉस की यहाँ बात कर लेते हैं जल्दी से। टॉस जीतकर पहले मेरे ख्याल से बॉलिंग करना ही बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल चेस के लिए जाइए, अच्छा है। बिल्कुल, और आपको एक स्कोर मिल जाए तो अच्छा है। बिल्कुल चेस के लिए जाइए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि स्ट्राइक रेट पे ज़रूर काम करिए। नेपाल के बैट्समैन हो या केन्या के बैट्समैन हो दोनों, और स्ट्राइक रेट पे अपने काम करिए। कहीं आप सोच रहे हैं कि मैं धीरे धीरे खेल के लास्ट तक जाएंगे और फिर 7-8 विकेट बचाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। कल हमने देखा है कि आप टिक रहे हैं, जम रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप आउट भी हो जा रहे हैं साथ साथ में। अगर आप इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं धीरे खेल के लास्ट में तेज कर दूंगा, तो फिर आप रोकिए बॉल को, वरना आई एम सॉरी आप मारिए, भले ही आप एक बॉल में एक छक्का मारे, अगली बॉल में आउट हो जाए। लेकिन ये स्लो खेल के 60-70 का स्ट्राइक रेट करके अगर बाद में आप आउट हो जाते हैं, फिर ऐसे ही लास्ट में जाके मैच खत्म होंगे। और केन्या के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो थोड़ा अच्छा खेले, स्ट्राइक रेट को बढ़ा के खेले, ताकि स्कोर वो बड़ा दे। और नेपाल के लिए भी ज़रूरी है कि चेज अगर आया वापस नेपाल के सामने तो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को बढ़ाएं और बीच में छोड़ के ना चले जाएं। अगर आप रोक रहे हैं तो पूरा कंप्लीट करके जाइए, मैच बीच में छोड़ के मत चले जाइए, जो कल हमने देखा। बिल्कुल, तो क्लियरली यहाँ पर है कि अगर आप थोड़ा बहुत डिफेंस हो रहे हैं, थोड़ा आराम से खेल रहे हैं, विकेट बचाने की सोच रहे हैं, तो विकेट बचा कर भी दिखाइएगा। क्योंकि कल वही हुआ, आपने रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिर आपकी इनिंग जो है वो 15-20 तक ही लटक गई। और फिर एट द एंड दीपेंद्र सिंह शेख को वही करके दिखाना पड़ा जो टीम लगातार लैग करती है, एग्रेसिव अप्रोच के साथ रन करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विन प्रेडिक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डेफिनेटली इस मैच में भी कहीं ना कहीं हम देना चाहेंगे 70 और 30, 70% नेपाल और 30% केन्या को इंप्रूवमेंट करनी होगी बैटिंग में अपने बहुत ज्यादा। लेकिन कितनी ज्यादा ड्रास्टिकली एक मैच के बाद ही हो जाएगा, सिर्फ 24 घंटे के अंदर, ये देखने वाली बात जरूर होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए डेली चैनल के साथ। पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और डेली इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ अपडेट्स कम्युनिटीज की इस सीरीज से रिलेटेड आती रहेगी। बाय।